वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक हमारा रहेगा जी एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। और जो आज हम एक बेल मैटर, जो रिसेंट एक जजमेंट है, ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का, जिसमें बेल ग्रांट की है और उसमें रेफरेंस जो लॉ पॉइंट है, लीगल प्रिपोजिशन है, वो है सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। क्योंकि जो इसमें एलिगेशन थे, जो पटिशनर था, इसके खिलाफ एलिगेशन ये थे कि इसने फाइनेंस किया है, तो इसके खिलाफ ऑफेंस जो है वो सेक्शन 27A ऑफ एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ, इसके खिलाफ एलिगेशन प्रूव हुए। ऑफेंस इसको गिल्टी पाया गया ड्यूरिंग इन जो भी इंक्वायरी है, क्योंकि ये एनसीबी का केस है, तो इसलिए, और उसमें बाद में कंप्लेंट कोर्ट में, अब ये अंडर ट्रायल केस है। लेकिन बेल के लिए अप्लाई किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए। लद्दाख में सेक्शन 483 ऑफ बीएनएसएस 2023 के नीचे। तो इसमें क्या क्या लॉ पॉइंट, क्या क्या मैटर आया, और मैं एक और आपको याद दिलाऊं कि मैंने रिसेंट पास्ट में जल्दी ही पीछे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की 3 जजमेंट्स, जिसमें सेक्शन 37 जो इन्वॉल्व थी, वो कारीगर था, उनको कैसे ओवरराइड कर सकता है एक जो स्पेशल जज है, जहां स्टैट्यूटरी पावर एक्सरसाइज करते हुए, मैं बोल रहा हूं स्टैट्यूटरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, एक चाहे वो हाई कोर्ट जज है, जहानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब है, कोई भी है, अगर फॉलो करना है 37, उसको कैसे ओवरराइड करेंगे, तो उसके मैं वो सेक्शन पढ़ूंगा, बड़ी रेलेवेंट सेक्शन है, और उसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, मैंडेटरी है, और किन केसेस में वो, अगर किसी ने बेल ग्रांट करनी है या बेल के प्रोविजन इन्वोव करने हैं, जो बेल ग्रांट के लिए अप्लाई करना है, किसी को बेल रिफ्यूज ग्रांट करनी है, तो 37 सेक्शन के प्रोविजन को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है और इन एडिशन है किसके, जो आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रेलेवेंट प्रोविजन होते थे, जिसकी जो रिस्ट्रिक्शन, जो कंडीशंस, सॉरी, वो एक इम्पोज की जाती थी, जब जो भी कंसिडरेशन, जो इफेक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस व्हाइल ग्रांटिंग ऑफ बेल, वो फॉलो किया जाता था। अब वही यू विल फाइंड इन बीएनएसएस, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्बोटम यू विल फाइंड सेम है। तो मैंने ये ओवरव्यू दे दिया आपको कि क्या आज डिस्कस होने जा रहा है, थोड़ा सा पीछे भी मैंने बता दिया। तो अब हम सीधा इस केस के जो फैक्ट्स हैं, टाइटल है, तो इस पे आते हैं। हम आते हैं इसमें, ये एनसीबी का केस है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इसमें क्या है, बेल एप्लीकेशन किसने फाइल की है, अरफाज महबूब टॉक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू ये नारकोटिक्स एनसीबी है इन शॉर्ट, और सुप्रीडेंट ऑफ जेल को भी पार्टी बनाया गया, और 483 में ये एप्लीकेशन फाइल की है बीएनएसएस ने। तो 8/21, 22, 27A एंड 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1985। तो इसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, जो जी अक्यूज्ड है, जिसने बेल की अप्लाई किया है, इसने 2 बार जो एक मनी ट्रांजैक्शन की है, किसको, जो एक और अक्यूज्ड है, जिसको इंटरसेप्ट किया था जब वो ट्रेवल कर रहा था, और उसको
उसकी सर्च एंड सीजर में पाया था, ये सारा मटेरियल रिकवर हुआ था, उसको वो उसके को ये पेमेंट किया था, उसको पैसा दिया गया था। तो इसके खिलाफ एलिगेशन जो अरफाज है, इसके खिलाफ एलिगेशन आ गया, कहा कि इसने फाइनेंस किया है इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ये जो नारकोटिक्स है, और इसमें जो ड्रग्स सीज गई है, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स है, वो कोडीन की ये जो बॉटल्स हैं, तो इनका ये आगे, तो इसमें नाका एक इंटरेस्ट लगा हुआ था, और उसको वहां पे और प्री इंफॉर्मेशन की बात हुई है। ये भी एक बात हुई है कि प्री इंफॉर्मेशन थी, और उसी के बेसिस पे ये इन्होंने उसको रोका था, जो भी व्हीकल थी, और उसको जब सर्च किया, सीजर किया, जो भी नारकोटिक कंट्रावेंट था, किससे, यह है साकिब जाफर ने। तो इसने भी अपने बयान में बताया कि मुझे ये पैसा जो है, ये किसने दिया है, अरफाज ने दिया है, और अरफाज की स्टेटमेंट भी लिखी गई, और उसने भी कहा कि मैंने ये पैसा साकिब को दिया है। जो लेकिन एक ये बात आई, आपको ये दर्शकों पता है, जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, जो एनडीपीएस का ये करते हैं या एकेडमिक स्टडी करते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है, जो पहले तो पुलिस की थी 24, 25 या 26, आप रेलेवेंट आप कह दो 25, जो एक स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर के पास देता था, तो वो इनएडमिसिबल बात मानी जाती। लेकिन जो एक जजमेंट आई है एनसीबी के केस में भी, तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये लॉ सेटल हो चुका है, और उसको फॉलो किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी उसको फॉलो किया है। उसमें कहा गया है कि जो ये सेक्शन जो 67 है, जो इसके नीचे जो भी आप स्टेटमेंट लेते हैं, वो एक किस्म का आप कन्फेशन मानेंगे, क्योंकि वो इनक्रिमिनेट किया होगा किसी को भी, चाहे वो खुद एक्यूज जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको, या किसी और को, वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस समझा जाएगा। तो इसमें ये तूफान सिंह बस स्टेट ऑफ तमिलनाडु मैंने पहले ही बोला है, और इसी के साथ एक और जजमेंट जो अपने हाई कोर्ट की है, मैं उसका भी जिक्र आपके सामने कर देता हूं। उसमें भी यही बात समझी गई है कि जो स्टेटमेंट जो एनसीबी के ऑफिसर के पास दी है ड्यूरिंग जो भी इंक्वायरी है उनकी, तो वो भी इनएडमिसिबल मानी जाएंगी। कहा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जजमेंट है रीस अहमद डॉर वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये 2022 की जजमेंट है, और तूफान सिंह की जजमेंट 2021 की है। तो इसमें अब आर्गुमेंट्स हुई बेल एप्लीकेशन के सपोर्ट में, तो उन्होंने काफी, एक तो कहा कि प्री इंफॉर्मेशन अक्यूज जो पुलिस के पास थी कि अक्यूज्ड कैरी कर रहा है और ट्रेवल कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसको मैजिस्ट्रेट को उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने अपने साथ लिया, एक ये बात। और रिड्यूस्ड इन राइटिंग, और जो सेक्शन 42 है और सेक्शन 50, इन शॉर्ट एनडीपीएस एक्ट की इन्होंने कहा कि वायलेशन है, इसकी कंप्लायंस नहीं किया है। ये भी एक ग्राउंड इन्होंने मांगी, प्लीड की फॉर रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन बेल। जो इसमें एक इस जजमेंट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक थोड़ा डिस्टिंक्ट ड्रॉन किया है मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने, वो किस हद तक और कैसे उसको आपने अप्रिशिएट करना है, कंसिडर करना है, प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी करती है। और जो मैं अभी पढ़ूंगा पहले प्रोविजन, और फिर उसके बाद में जो कैसे आप इसकी एप्लीकेबिलिटी करते हैं, ये मैं बात करूंगा। तो हम आ जाते हैं सेक्शन 30
7 पे, तो जो सेक्शन 37(1)(b) जो रेलेवेंट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ, बाकी हम सीधा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्लास बी पे आते हैं। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 24 और सेक्शन 27A, जो जहां पे बात है फाइनेंस करना इलीगल, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग को, जो इस केस में पिटिशनर को अल्फाज को बुक किया गया है, एंड आल्सो ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग कमर्शियल क्वांटिटी के लिस्ट में भी अगर किसी ने बेल करना लेनी है तो इस प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा। आगे प्रोविजन क्या है, शैल बी रिलीज्ड, अगर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करता है एक मैजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करने के लिए, तो रिलीज कब करेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या चीज होना चाहिए उसके पास, क्या अप्रिशिएट करना है, क्या कंसीडर करना है। तो एक तो एलिगेशंस जो आप एफआईआर के हो, जहां पुलिस चार्जशीट में हो, इस केस में एनसीबी की ओरिजिनल एफआईआर और बाद में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी हुई है, सीजर है, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर ट्रायल चल रहा है तो उसमें जो एविडेंस सो फार रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट, ये सभी को देखना है। देखिए देखना है, मैं बोल रहा हूं ओवरव्यू ड्रा करना है। ओवरव्यू क्यों ड्रा करना है, किसके लिए, ये नहीं है कन्विक्शन के लिए नहीं है स्टेज। देखिए यही ड्रा एक डिस्टिंक्शन ड्रा किया है इस जजमेंट में मोहम्मद यूसुफ भान ने, कि इसकी जो और एक बात और कही है, वो आगे हम बात कहेंगे, कि जहां पे जो है ये जो एप्रिसिएशन है, कंसिडरेशन है, इसका लेवल वो लेवल नहीं हो सकता जब हम कोई स्पेशल जज या ट्रायल कोर्ट जज आप कह सकते हो, जब किसी को कन्विक्ट कर रहा हो या अक्यूटल कर रहा हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, वहां स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, जो हमारा क्रिमिनल यूरिस्प्रूडेंस कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहता है, वो कहता है कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। और बियॉन्ड इज रीजनेबल डाउट हमने कहां से बारो करा, ये मैं एक और एकेडमिक साइट से ऐड कर रहा हूं। ये बारो किया है कॉमन लॉ जो इंग्लिश में प्रवेल करता है। और मैं एक और पहले भी मेरे यू विल फाइंड मैनी एपिसोड मैंने ये बात कही है। और सेक्शन 3 जो है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है, जो अब यू विल फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन इन जो हमारा बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। और जो मैंने बात की इंडियन एविडेंस एक्ट, वो रिपील हो चुका है। लेकिन उसकी सेक्शन 3 जहां जो भी कॉरस्पॉन्डिंग इन बीएसए में होगी, तो वो वही है, बरोटम एक भी है। तो उसमें ये कोई डिफरेंस नहीं ड्रा किया है कि आपको एक सिविल मैटर डिसाइड करते हुए एक जज को, या एक क्रिमिनल ट्रायल करते हुए एक मैजिस्ट्रेट या जज को कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है। उसकी एप्लीकेबिलिटी है इक्वल बेसिस पे है। लेकिन प्रैक्टिस जो है लॉ कोर्ट्स ने अडॉप्ट किया है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है, जो हमने कॉमन लॉ जो प्रेवलेंट है, अभी भी प्रेवलेंट है, जो वहां का एविडेंस एक्ट है इंग्लैंड का, जो हमारा इंडियन सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल यूरिस्प्रूडेंस, उसमें हम जो चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज हायर इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। वो क्यों है, और जो सिविल मैटर में लेस वहां है प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो 50% के इर्द गिर्द आप कह सकते हो। जज ने एक माइंड बनाना है, एक प्रूडेंट बैंड जो चेयर पे है, कि भाई वाकई ही ये चीज जो सिविल मैटर में, लेकिन क्रिमिनल माइंड में रीजनेबल देखना है। रीजनेबल क्या, व्हाट यू मीन बाई रीजनेबलनेस, ये सारी बातें हैं। ये काफी एकेडमिक साइड से अगर बोलते जाओगे तो लंबा हो जाएगा। तो हम दोबारा वापस अपनी बात पे आते हैं कि क्रिमिनल मैटर में जब आपको कन्विक्शन करनी है किसी की, या एप्रिशिएट एविडेंस करनी है, तो
क्रिमिनल ट्रायल में जो फाइनल डिसीजन देना है तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाना पड़ेगा। ये एक और मैं आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो थ्योरी है, डॉक्ट्रिन है, वो बता दूंगा क्या है कि एन अक्यूज्ड इज considered as an innocent till his guilt is proved in due course in a trial before a competent court of justice of competent jurisdiction। ये मैं और ऐड कर, तो ये चीज बातें हैं ये जो इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि कन्विक्शन के स्टेज पे ये फर्क है और वो जब बेल ग्रांट करते हुए ये जो फर्क है ये आपको ड्रा करना पड़ेगा। नहीं तो ट्रायल अगर 10 साल चलेगा तो अक्यूज्ड इन केसेस में अगर इसकी इंटरप्रिटेशन हम वही करेंगे कि भाई ये जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, अगर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जहां जो हमने ये बताए कि ये कंप्लाइंस नहीं है 42 की और 50 और एनडीपीएस एक्ट की नहीं है, जहां और कोई रेलिवेंट है जो वाइटलिटी जिसकी वायलेशन अदरवाइज आप लेते हो फाइनल स्टेज पे भी, ये अगेंस्ट एनसीबी जाएगा, अगेंस्ट स्टेट जाएगा और अक्यूज को फेवर करेगा। और बाकी ये जो डिफेक्ट है ये एक रेगुलरिटी नहीं है, एक वाइटल इलीगलिटी है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता, इसके साथ ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपने देनी है जो एक मौका देना है, ये भी एक बात है, और ताकि वो अपोज कर ले बेल एप्लीकेशन को भी, जो भी कोर्ट ये ट्रायल ये बेल प्ली कंसिडर कर रही है, बेल एप्लीकेशन कंसिडर कर रही है, क्या सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करनी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनते हुए कि रिकॉर्ड करना पड़ेगा तभी बेल ग्रांट हो सकती और तभी ही आप जो रीगर है, एम्बेरगो है सेक्शन 37 का, वो ओवर राइड कर सकते हैं। तो मैं अभी वही पढ़ूंगा, सीधा आ जाऊंगा उसी पे। सेटिस्फाइड दैट ये एक जज को, चाहे वो स्पेशल जज है, चाहे हॉनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब है, जज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है, जब वो स्टैट्यूटरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं समहाउ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन भी साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जजेस हैं। ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offense and that he is not likely to commit any offense while on bail। तो एक यह है कि रिपीट नहीं करेगा, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करने चाहिए किसकी फेवर में, एक्यूज की, कि ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो ये एक्सरसाइज जो एक स्पेशल जज करेगा, तो ये जो एविडेंस है नो डाउट इसमें जो आप कह सकते हो कि एप्रिसिएशन फाइनल नहीं है, ये कन्विक्शन के लिए नहीं, लेकिन ये भी साइमल्टेनियस होल्ड करना पड़ेगा आपको कि भाई रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, वर्कआउट करना पड़ेगा कहां से जो एविडेंस है, जहां आप जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है अगर उनकी वायलेशन है और इतने हद तक है क्लियर है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि भाई अगर इस किस्म की जैसे 42 की वायलेशन है, 50 की वायलेशन है, 52A की वायलेशन है, 55 की वायलेशन है, ये बहुत सी यू विल फाइंड है जो एनडीपीएस एक्ट की मैंने सेक्शन बोले, इनको कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है, जैसे सेक्शन 67 की बात हुई तूफान सिंह के, ये सेटल्ड है कि भाई ये जो एविडेंस होगी, स्टेटमेंट होगी, इन एडमिसिबल होगी अगर रिकॉर्ड एनसीबी वाले ने भी की होगी। तो ये एक बात आई है। देखिए पैरा 18 है जो हम अभी देखेंगे, जो मैंने बात की है जवानी, तो मोहम्मद यूसुफ बानी साहब ने इसको कैसे जो बातें हैं कि जो कन्विक्शन के स्टेज पे जो एप्रिशिएट एविडेंस होनी है, कंसिडर होनी है, तो उस पर कैसे, और जब बेल ग्रांट करनी है उस वक्त कैसे ये आप एक स्पेशल जज को देखना चाहिए, इसके बारे में बात की है। तो हम सीधा आते हैं
A criminal court, while recording satisfaction as to whether there appears reasonable grounds of involvement of an accused in commission of an offence, attracting the bar in terms of जो बार है in terms of provisions of section 37 of NDPS Act has to use his discretion in a judicious manner so that no miscarriage of justice happens either by grant of bail or by refusal of bail, denial of bail. What do you mean by reasonable grounds? ये आगे बात की गई है. The reasonable grounds of involvement can be inferred from the facts of the circumstances. जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, चाहे वो इंक्वायरी के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया है या अदरवाइज कोर्ट के पास जब जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है उसके बेसिस पे है. The nature of the evidence, the court is supposed to consider the broader probability to reach its supposition. Suppose करना है supposition regarding the existence of reasonable grounds of involvement of the accused. जैसे इसमें है कि guilty है. The words reasonable grounds can be read as to mean proved. कैन नॉट भी. देखिए ये बात यही एक इंपॉर्टेंट चीज है. ये जो डिस्टिंग जिसकी बात मैंने की है, द वर्ड रीजनेबल ग्राउंड कैन नॉट बी यूज टू मीन प्रूव्ड एज यूज्ड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम. मीन जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट जो भारत BSA है, क्या इक्वली सिचुएटेड है? Such an interpretation would, in my opinion, set at naught the power vested in a court to grant bail pending trial. तो BSA में जो आपकी प्रूव क्या है, रीजनेबल ग्राउंड कैन नॉट बी रेड टू मीन प्रूव्ड. वो नहीं हो सकता कि रीजनेबल ग्राउंड प्रूव हो गई है. जब कोर्ट ने इन्वॉल्वमेंट देखनी है या नहीं, बेल मैटर कंसिडर होते हुए, और जो प्रूव्ड वर्ड है कि जो एलिगेशन हैं, जहाँ जो भी मटेरियल है ऑन रिकॉर्ड, क्या वो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसके मुताबिक हम कन्विक्शन करते हैं, एक्विटल करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एविडेंस को, तो क्या वो बराबर में है? और मैंने तो आगे भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर दी कि आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, जैसे प्रैक्टिस है हमारी जी. मैंने और बात आगे की, तो आगे हम पढ़ेंगे. द एक्सप्रेशन रीजनेबल ग्राउंड्स वुड ऑब्वियसली मीन समथिंग मोर देन मेयर सस्पिशन. ऑब्वियसली कुछ सपोर्टेड एविडेंस होने चाहिए. रीजनेबल ग्राउंड नॉट मेयर सस्पिशन से आगे होना, एंड कंजेक्चर्स, ये इमेजिनेशन ही होने चाहिए, और समथिंग लेस देन प्रूफ. देयर मस्ट बी समथिंग, उसके साथ सब्सटेंस होना चाहिए, प्रूफ कुछ ना कुछ होना चाहिए. इट वुड नेसेसरली मीन सच ग्राउंड्स आर मटेरियल दैट वुड प्राइमा फेसी इनेबल ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. जैसे एक जज को समझा जाता है ऑन चेयर जो होता है उसको, टू बिलीव दैट एक्यूज्ड आर इज नॉट गिल्टी. ये कौन करेगा कि एक्यूज गिल्टी है या नॉट गिल्टी है? तो ये दोनों बातें, दोनों स्टेजें एक जो आपको चाहिए, जो कंसिडरेशन एप्रिसिएशन एक स्पेशल जज करता है किसके लिए, जो बेल ग्रांट या रिफ्यूजल के लिए. रीजनेबल ग्राउंड्स प्राइमा फेसी एग्जिस्ट करती है, ना एग्जिस्ट करती है, कि बार बिलीविंग दैट ही इज गिल्टी ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो इसमें जिसके निस्बत एम्बार्गो है, और नॉट. तो लेकिन कन्विक्शन और जो अंडर BSA में है उसका क्या डिफरेंस है, ये भी एक बात इसमें डिस्कस हुई है. द रीजनेबल ग्राउंड वुड vary from case to case and from one accused to another. What may be reasonable in one case may not be so in another case, and therefore the word reasonable grounds cannot on account of discretion vested in the court be put
इनटू स्टेट जैकेट, आप इसको कोई कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते, इसको एक आप स्टेट जैकेट में नहीं बाउंड कर सकते, रख सकते। ईच केस वुड हैव टू बी डेल्ट with and examined on its own facts and to be decided keeping in view the mandate of law. हर सर्कमस्टांस, हर केस अलग-अलग समझा जाएगा. The consideration at the time of taking of the bail application for disposal is different from the consideration adopted at the end of the trial. जैसे मैंने कहा, for holding an accused guilty or not, क्योंकि इसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की बात होगी. In considering an application for bail, court is not required to conduct a preliminary inquiry. The courts, while deciding bail application, will be traversing beyond their ambit and would be exceeding their limit of function if they engage themselves in discovering the guilt or innocence of an accused, which can only be determined at the trial stage. The court should not go at the tangent in order to find out the possible excuses for grant of bail. Whether there are reasonable grounds or not in question is the question which must be decided judiciously. That is to say, there should be some tangible evidence on which the court might come to conclusion that in unrebutted, अगर वो unrebutted रह जाती है, the accused might be convicted. कि इतनी sufficient evidence है on record कि अगर unrebutted रह जाती है तो वो conviction को लीड करती है और conviction ही होगी उसमें, कोई acquittal के chances नहीं. Whether there are reasonable grounds for believing that a person is guilty of such an offence depends on what is offered by the prosecution to the charge against him. जो भी prosecution ने जो charge frame हुआ है तो उसके related कौन क्या क्या evidence है वो ही देख के आपको तो लगाना पड़ेगा कि evidence है, sufficient grounds है, in order to come to the conclusion that a person is guilty. The court must consider the evidence which, if remained unrebutted, may lead to conclusion that charge against him stand proved and cannot unjustifiably hold that there are reasonable grounds for believing that he is guilty. It is settled position of law that real question whether there are reasonable grounds for believing that a person is guilty of offences attracting war under section 37 of NDPS Act depends upon what evidence is offered by the prosecution to prove the charge against him. वो देखना पड़ेगा क्या evidence उसने lead की है. तो while reaching such conclusion, the court must consider the nature and character of the evidence against him. तो वही अप्रिशिएट करेंगे, वही कंसिडर करेंगे, चाहे उसका जो दायरा होगा, जो कितना आप कैसे उसको कन्विक्शन के लिए हम नहीं जा रहे हैं, अभी ट्रायल पेंडिंग है, उसका क्या डिस्टिंक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये सिर्फ बेल एप्लीकेशन के लिए है, लेकिन कंसिडर तो वही करेगा जो कोर्ट के पास एविडेंस आएगी जब ट्रायल स्टेज पे कोई बेल क्लेम कर रहा हो, या बेल ट्रायल स्टेज पे जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई स्पेशल जज. कोर्ट दिस कोर्ट अभी ये कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग ड्रॉ कर ली, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है. दिस कोर्ट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज ऑफ द ओपिनियन only for limited purpose of consideration of bail application. उन्होंने क्लियर किया पैरा 29 में इसमें कि भाई ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं
फॉर फाइंडिंग आउट रीजनेबल ग्राउंड्स है फॉर बिलीविंग दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस फॉर विच ही हैज बीन चार्ज्ड, और खासकर इसमें जो एक सेक्शन 27 का था जो जो ट्रैफिकिंग ड्रग ट्रैफिकिंग था, फाइनेंस कर रहा था ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को, जो अल्फाज के खिलाफ जो एलिगेशन है, foregoing discussion and without touching the merits of the instant case. तो ये उन्होंने without touching finally the merits of the case, which obviously shall be subject matter of the final disposal of the trial complaint. तो ये तो फाइनल कन्विक्शन होती है, नहीं होती है, क्विटल में जाता है, तभी कंसिडर, तभी अप्रिशिएट, तभी कंसिडर कर सकते हैं हम द पिटिशन एक्यूज्ड इज एडमिटेड टू बेल सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ श्योरिटी। 1 लाख की है तो आगे टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने इम्पोज की है। तो जे फाइनली बेल जो ग्रांट की है इस केस में अक्यूज की पिटिशनर की फेवर में, ये 3 दिसंबर 25 की रिसेंट जजमेंट है। और ये जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों कि इसमें थोड़ा सा लॉ पॉइंट और आगे गए हैं यूसुफ भानी साहब, जो लॉ पॉइंट की क्या कन्विक्शन की स्टेज, फाइनल जो डिस्पोजल की स्टेज में एविडेंस किस हद तक हमने कंसिडर किया, और बेल मैटर डिसाइड करते हुए किस हद तक ये जो रेफरेंस है जो सेक्शन 37 में reasonable grounds for believing that accused is guilty of commission of an offense is or not guilty of commission of an offense, जो भी 24 है, 27A है, कमर्शियल क्वांटिटी का है, जो भी इसमें सेक्शन 31 का रीगर है। तो बहुत अच्छी जजमेंट लगी है, जिस सभी को जो थोड़ा सा एक और अच्छी इंटरप्रिटेशन है जो पैरा जो सेक्शन 37 की है, जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर है और यूजफुल है, सभी जो स्पेशल जजेस के हैं, जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि भाई इस किस्म की एक्सरसाइज, जो इसमें बड़ी डीप एक्सरसाइज जो सुभानी साहब ने की है, तो मेरी नोटिस में जो जजमेंट आई तो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।